जादुई आईना। कुछ दूर एक गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था स्वरा और दूसरी का नाम था सिद्धि। स्वरा खूब सुंदर थी, एकदम गोरी, नाजुक सी, लंबे लंबे काले बालों वाली। और दूसरी तरफ सिद्धि के कुछ खास बाल नहीं थे और उसका रंग सांवला था। सिद्धि दिखने में अच्छी नहीं लगती थी, परंतु सिद्धि का मन बड़ा ही स्वच्छ और निर्मल था। वो किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती थी। स्वरा का मन बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो घमंडी, स्वार्थी और मतलबी थी। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। वो हमेशा अपनी खूबसूरती को लेकर सातवें आसमान पर चढ़ी रहती थी। कॉलेज में सभी बच्चे स्वरा को ज्यादा पसंद करते थे। सिद्धि को कोई पसंद नहीं करता था। सिद्धि को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि उसे कोई पसंद नहीं करता। गांव और मोहल्ले में सभी स्वरा को बुलाया करते और सिद्धि को कोई देखता ही नहीं। स्वरा हमेशा सिद्धि से अपना काम करवाया करती थी, अपने कॉलेज के होमवर्क से लेकर घर के काम तक। एक दिन जब सभी बच्चों के लिए कॉलेज की ओर से एक टूर आयोजित किया गया। सुनो सिद्धि, यहाँ आओ। कल घर पर रहकर सारा काम करना, यहाँ वहाँ भटकती मत रहना। घर पर रहकर झाड़ू, पोछा, बर्तन सब करना। मेरे आने पर अगर मुझे जरा सी भी गंदगी दिखी तो। पर कल तो कॉलेज टूर है ना, सभी बच्चों को वहाँ जाना है। मैंने सोचा मैं भी जाऊंगी। देखा है कभी खुद को आईने में? तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर उन्हें पता चला कि तुम मेरी बहन हो तो मेरा क्या होगा? ये सोचकर वहाँ से स्वरा चली जाती है। अगली सुबह जब सभी बच्चे टूर पर जाने के लिए निकल रहे होते हैं तो स्वरा भी तैयार होकर जाती है। तब सिद्धि अपनी आंखों में आंसू भरकर स्वरा को जाते देख उदास हो जाती है। सिद्धि खूब रोती है और उसे उस वक्त अपने माता पिता की याद आती है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक दिन सिद्धि नदी किनारे जाती है। वहाँ वो अपने माता पिता के साथ अक्सर जाया करती थी। नदी का माहौल हर बार की तरह शांत था। सिद्धि वहाँ बैठकर अपने माता पिता के साथ बिताए पलों को याद करती। ये सब एक जलपरी देख रही होती है। सुनो सुनो। सिद्धि तुरंत उस सुनसान नदी के रास्ते पर देखने लगती है और देखती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। उतनी ही देर में उसकी नजर नदी पर पड़ती है। वहाँ खूबसूरत सी जलपरी दिखाई देती है। सिद्धि उससे घबरा कर पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं जलपरी हूँ। तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? सिद्धि उसे अपनी पूरी बात समझाती है। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती और सभी लोग और मेरी बहन मेरा खूब मजाक उड़ाते हैं। काश मैं भी मेरी बहन स्वरा की जैसी खूबसूरत होती। बस इतनी सी बात। तुम उदास मत हो। मेरे पास एक जादुई आईना है और तुम इसमें अपने आप को जिस तरह से सोचोगी वैसी ही बन जाओगी। पर ये आईना सिर्फ रात के 12 बजे ही काम करता है और इसके लिए तुम्हें इसके सामने खड़े होकर एक मंत्र पढ़ना होगा। दाहिना बाहिना खूबसूरत आईना, सुन लो मेरी वाणी, बना दो मुझे रूप रानी। सिद्धि को जलपरी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो रात को ठीक 12 बजे रात के अंधेरे में अपना आईना लेकर चांद की रोशनी में खड़े होकर ये मंत्र पढ़ती है और आईने से तेज रोशनी निकलती है कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है। एकदम सुंदर, गोरी, लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें और वो खूबसूरत लगने लगती है। अरे अरे वाह,
ये तो कमाल हो गया। लगता है मैं कोई सपना देख रही हूँ। जलपरी की बातें तो सच हो गई। इतनी खूबसूरत, क्या क्या ये मैं ही हूँ? अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तब सभी लोग स्वरा को छोड़कर सिद्धि के पास आ जाते हैं और सभी उससे पूछते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। ये सब देखकर स्वरा खूब जलती है। ये सब 3 से 4 दिन चलता रहता है। 5वें दिन बाद आईने का असर कम होने लग जाता है तो सिद्धि 5वें दिन फिर छत पर जाकर चांद की रोशनी में वही मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगती है और तुरंत और भी खूबसूरत लगने लगती है। पर इस बार पीछे से उसकी बहन स्वरा ये सब देख लेती है और सिद्धि के सोने के बाद वो उसके कमरे में आती है और सिद्धि का आईना लेकर छत पर चली जाती है। अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे। अब पता चला ना इतने दिन से क्यों इतनी खूबसूरत लग रही थी। मैं भी अब इस आईने के सामने वही मंत्र पढ़ती हूँ। माहिना दाहिना खूबसूरत आईना, बना दो मुझे रूप रानी, सुन लो मेरी वाणी। स्वरा अनजाने में मंत्र उल्टा पढ़ती है और उसका उस मंत्र पर उल्टा ही असर हो जाता है। वो बिल्कुल काली और गंजी हो जाती है। ये सब क्या है? इस घटिया आईने ने तो मुझे कुछ और ही बना दिया। स्वरा अपनी इस हालत पर रात भर रोती है और अगले दिन से कॉलेज जाना बंद कर देती है। ये सब देखकर सिद्धि उससे ऐसे दिखने का कारण पूछती है। तब स्वरा उसे ये बताती है कि उसने रात के 12 बजे सिद्धि के आईने में मंत्र पढ़ा था और शायद वो मंत्र गलत था। ये सब सुनकर सिद्धि घबरा जाती है और स्वरा की मदद करने के लिए वो उस कांच के साथ स्वरा को नदी किनारे जलपरी के पास लेकर जाती है। जलपरी को सारी बात समझ आ जाती है। सिद्धि उदास होकर जलपरी से स्वरा को ठीक करने के लिए कहती है, मुझे माफ कर दो सिद्धि, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ, परंतु ये मेरे बस का काम नहीं है। जादुई आईने से निकला हुआ जादू सिर्फ जादुई आईना ही वापस ले सकता है। इस समस्या का मेरे पास और कोई हल नहीं है, पर हाँ, उपाय जरूर है। तुम चाहो तो इसे आजमा लो। इसके लिए सिद्धि तुम्हें आईने के सामने जाकर अपनी खूबसूरती आईने को वापस लौटानी होगी और ऐसा करने पर आईना तुम दोनों को वापस पहले जैसा बना देगा। सिद्धि ये बात सुनकर तुरंत अपनी बहन के लिए आईने के सामने खड़े होकर आईने से उसकी खूबसूरती को लौटाने के लिए विनती करती है और अपनी खूबसूरती लौटा देती है। आईने से तेज रोशनी निकलती है और सिद्धि और स्वरा पहले जैसी हो जाती है। स्वरा ये देखकर खूब दुखी होती है और अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करती है। वो सिद्धि से खूब माफी मांगती है कि उसने सिद्धि को हमेशा गलत समझा और वो अपनी गलती का पश्चाताप कर लेती है। सिद्धि स्वरा को माफ कर देती है और अब स्वरा और सिद्धि दोनों बड़े प्यार से रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खूबसूरती बाहर से नहीं, अंदर से होती है। जादुई पौधा। ये कहानी हरिनगर नाम के गांव में रहने वाले मुकेश की है। मुकेश उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उसकी माँ का इकलौता सहारा था और काफी मेहनती बच्चा था। एक दिन मुकेश की माँ की तबीयत अचानक खराब होने लगी और फिर मुकेश की माँ बीमारी की चपेट में आ गई। डॉक्टर ने मुकेश को बताया कि वो अगर अपनी माँ की ठीक तरह से देखभाल करे और समय पर दवाइयाँ और भोजन कराए तो उसकी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। मुकेश घबरा सा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दवाइयों और भोजन के लिए पैसे कहाँ से लाएगा।
मुकेश उदास सा चेहरा लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा। काफी घूमने के बाद और लोगों से पूछने के बाद उसे एक सेठ मिला। क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? सेठ जी, मेरा नाम मुकेश है। काफी जगह पूछने के बाद ही मुझे आपका पता मिला। मेरी माँ बड़ी बीमार है सेठ जी, और दवाई और खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये बात सुनकर वो सेठ उसे तुरंत ही काम पर रख लेता है और फिर पूरा दिन मुकेश सेठ के यहाँ काम करता और शाम को अपनी माँ के लिए दवाई और खाना लेकर घर जाता और अपनी माँ की देखभाल करता था। देखते ही देखते समय निकलता गया, पर एक दिन जब मुकेश काम पर थोड़ी देर से पहुँचा तो सेठ ने बहाना बनाकर उसे बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि उसे पैसे भी नहीं दिए। उसकी बहुत माफी मांगने के बाद भी सेठ ने अपना मन नहीं बदला और मुकेश फिर रास्ते पर उदास ही चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद और बहुत कड़ी धूप के कारण वो एक बड़ की छांव में ठहर गया और जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पास में ही एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो उसे रोता देख उसके पास आई। अरे बेटा, क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे हो? मुकेश ने उस औरत को बताया कि उसके मालिक ने उसके साथ ऐसा सलूक किया और यहाँ तक कि पैसे भी नहीं दिए और अब वो अपनी माँ की देखभाल कैसे करेगा। देखो बेटा, मैं तुम्हारी ज्यादा तो मदद नहीं कर सकती। मेरा खुद का गुजारा भी लोगों के दिए पैसों से चलता है, पर तुम ये पैसे ले जाओ। मुझसे ज्यादा अभी तुम्हें इसकी जरूरत है। मुकेश उस बूढ़ी औरत की अच्छाइयाँ देखकर खुश हो जाता है और उसे कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत मेहनत करूंगा और ये पैसे बहुत ही जल्द लौटा दूंगा। बूढ़ी औरत उसमें इतनी हिम्मत देखकर मुस्कुराती है और उसे आशीर्वाद देती है। वो पैसे लेकर मुकेश अपनी माँ की दवाइयाँ लेता है और खुद के खाने के पैसे बचाकर दुकान से जा कुछ फसल के बीज खरीद लेता है और अपने घर के बाहर छोटी सी जमीन में बो देता है और फिर रोज सुबह उसे पानी से सींचने लगता है और साथ ही काम पर जाता है और बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है। देखते ही देखते उसके पौधे बड़े होने लगते हैं और उन्हें बाजार में बेच मुनाफा कमाकर वो थोड़ी और जमीन ले लेता है और फिर से उसमें पौधे उगाने लगता है। जैसे जैसे दिन निकलने लगते हैं, मुनाफा भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे मुकेश की माँ अच्छे इलाज और देखभाल से ठीक हो जाती है और सब कुछ बहुत ही अच्छा चलने लगता है। एक दिन उनकी पड़ोस में रहने वाली औरत मालती मुकेश की माँ से कुछ मांगने उसके घर जाती है। अरे माँ जी, थोड़ा सा चावल मिलेगा? मैं आपको परसों तक लौटा दूंगी। मुकेश की माँ कहती है, अरे क्यों नहीं, ले जाओ और लौटाने की कोई जरूरत नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे ही मालती उसके घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि वहाँ महंगा सामान और घर की चीजें और खाने के तरह तरह के पकवान हैं। ये देख मालती हैरान हो जाती है और वो घर जाकर अपने पति को सब कुछ बताती है और कोसने लगती है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, वो लोग हमसे भी गरीब और गए गुजरे थे और आज इनकी हालत देखो, राजाओं जैसी है। और एक तुम हो, कहीं भी काम पर नहीं जाते, यहाँ तक कि सारे पैसे जुए में उड़ा चुके हो। यदि तुम ठीक नहीं हुए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ। ये सुनकर मालती का पति आग बबूला हो जाता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही रात होती है, वो चुपके से मुकेश के खेत में घुसकर वो सारे लगाए हुए पौधे नष्ट कर देता है और फिर अपने घर की ओर भागने लगता है। ये आवाज सुनकर मुकेश की नींद टूट जाती है और वो बाहर देखने के लिए निकलता है। उसके सारे पौधे नष्ट हो चुके होते हैं। ये देख उसका मन टूट जाता है और वो रोने लगता है। तभी अचानक वहाँ एक परी आ जाती है। क्या हुआ तुम्हारे पौधों को? मेरे सारे पौधे किसी ने नष्ट कर दिए। मैंने बहुत सालों की मेहनत कर छोटी छोटी जमीन लेकर और बीज सींच कर ये पौधे उगाए थे और रोज इनकी देखभाल में जुटा रहता था। पता नहीं किसने मेरा ये नुकसान कर दिया। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने किस तरह मेहनत कर अपने घर पर अपनी माँ को संभाला और उनका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा। तुम जैसे अच्छे मन के बच्चे बहुत कम होते हैं मुकेश।
परी उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ बीज देती है और उसे बताती है कि ये आम बीज नहीं है। इस बीज के बोने से उसे एक जादुई पौधा मिलेगा जो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा और साथ ही में उसके पौधे पहले से भी बेहतर उगने लगेंगे। मुकेश उस बीज को लेकर जैसे ही जमीन में डालकर उसको पानी देता है, उसमें से एक जगमगाता हुआ बड़ा सा पौधा बाहर निकलता है और फिर वो उस पौधे से जो भी मांगता है वो उसी समय वहाँ प्रकट होने लगता है। मुकेश का पड़ोसी चुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है। मुकेश काफी खुश हो जाता है और परी उसे आशीर्वाद दे वहाँ से चली जाती है और फिर मुकेश का पड़ोसी घर लौट मन ही मन उस जादुई पौधे को चुराने के बारे में सोचने लगता है। एक दिन मुकेश उसकी माँ को शहर घुमाने ले जाता है और तभी उसका पड़ोसी वहाँ घुसकर उस पौधे को चुराकर उसके घर में एक बड़े से दराज में छुपा देता है। मुकेश लौटते ही देखता है कि उसका पौधा वहाँ से गायब है और ये देख वो बहुत उदास हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। खूब दूर चलने के बाद उसे वो बुढ़िया दिखाई देती है जिसने उसकी मदद की थी और मुकेश अपनी सारी परेशानियाँ भूल उस बूढ़ी से जा मिलता है और तुरंत पैसे निकाल उन्हें कहता है, माँ जी, ये है आपके पैसे। मैंने आपको उस पेड़ के आसपास कई बार ढूंढा पर आप मुझे कभी ना मिले। ये लीजिए आपके पैसे मेरी मदद करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेहनत करके मेरे पास सब कुछ है और आपके आशीर्वाद से बहुत काबिल भी हूँ। ये सुनकर वो बुढ़िया मुस्कुराती है और तुरंत अपना रूप बदल परी का रूप धारण कर लेती है। ये देख मुकेश चौंक जाता है। तुम हमेशा से अच्छे बच्चे हो और बहुत ही मेहनती रहे हो मुकेश, और मैं तुम जैसे अच्छे लोगों की आम इंसान के रूप में मदद करती हूँ। पर आज फिर तुम मुझसे मिलने के पहले काफी निराश थे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुकेश परी के दिए उस पौधे के बारे में बताता है कि उसे किसी ने चुरा लिया है और ये सुन परी कहती है, तुम फिक्र मत करो, उस पौधे की एक और खासियत है, जो कोई भी उसे ले जाएगा वो तुम्हें खुद ही उसे लौटा देगा और माफी भी मांगेगा। ये सुन मुकेश सोच में पड़ जाता है और वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और वो घर चला जाता है। जैसे ही मुकेश का पड़ोसी उस छुपाए हुए पौधे से अपनी मनोकामना मांगने के लिए वो बड़ा सा दराज खोलता है, उस पौधे के आसपास सांप और बिच्छू निकलने लगते हैं और उसके घर में फैल जाते हैं और उसकी बीवी मालती को डस लेते हैं। वो तुरंत ही घबरा कर मुकेश के घर दौड़ता हुआ उसकी मदद मांगने आता है और उसे सब सच सच बता देता है और उसके पैरों में गिर उससे माफी मांगने लगता है। मुकेश उसकी ये हालत देख तुरंत ही उसके घर जाता है और जादुई पौधे से वापस सब कुछ ठीक करने की मनोकामना मांगता है। अचानक से कमरे में रोशनी फैलती है और वहाँ घूम रहे सांप बिच्छू सब गायब हो जाते हैं और मालती को भी होश आ जाता है। मुकेश का पड़ोसी उससे क्षमा मांगता है और उसके यहाँ काम मांगता है ताकि वो भी मुकेश की तरह मेहनत कर कुछ अच्छा कर सके।